नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है मौर्य एम्पायर। आज हम मौर्य एम्पायर के जो प्रथम भाग है उसमें जानेंगे कि जो मौर्य एम्पायर है उसका ओरिजिन क्या क्या है और उसका जो फाउंडर है उसका फाउंडेशन कैसे हुआ, क्या कौन उसका फाउंडर है, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि जो मौर्य एम्पायर के तीन महान जो राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक मौर्य, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब तक हमने क्या देखा कि हमने पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा कि जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रह रहे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले जो कैसे रहते थे, अर्बनाइजेशन कैसा था, व्यापार और उसके बारे में जाना। उसके बाद आया जो वैदिक पीरियड है उसके बारे में हमने जाना कि जो वैदिक पीरियड है उसमें हमने क्या क्या सीखा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे रही, ट्रेड और कॉमर्स कैसे रहा, और साथ ही साथ जो वैदिक पीरियड के साथ जो आयरन एज की शुरुआत हुई उसमें हमारी जो सिविलाइजेशन में उसमें क्या क्या चेंज है, हमारी जो रहन सहन है उसमें क्या चेंजेस आया, हमारे ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में क्या जो चेंजेस आया, ये सब हमने जाना वैदिक पीरियड में। साथ ही साथ जो लेटर वैदिक पीरियड आया उसमें हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में जो हमारी सोच है वो सिर्फ सर्वाइवल के साथ साथ जो इंटरनल मैटर्स है उसको भी इसी लेटर वैदिक पीरियड में ही उजागर किया गया कि जो फिलोसॉफी है हमारी नेचर के प्रति, हमारी अंदरूनी जो फिलोसॉफी है, साल्वेशन, मोक्ष, ये सब हमने कहा जाना लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक जो टेक्स्ट है और उपनिषद है, जैसा कि हमने अगले वीडियो लेक्चर में जाना कि जो उपनिषद है, वेदांग है, इन सब में इन फिलोसॉफिकल जो बातें थीसिस लिखी गई है, तो ये सब लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है। और साथ ही साथ एक जो लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो आता है मौर्य डायनेस्टी, इससे पहले एक दौर आया जिसमें बुद्ध और साथ ही साथ वर्तमान महावीर, इन दोनों का भी एक जो दौर आया उसके बारे में भी हमने अगले जो वीडियो लेक्चर गए उसमें डिस्कस किया कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का उद्भव कैसे हुआ, कि जब हमारी जो ब्राह्मणिकल जो तंत्र था थोड़ा रिगिड हो गया था, तो उससे जो हिंदुइज्म का रिफॉर्म्स के तहत ही जो ये जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो राइज हुआ है, तो उसके बारे में भी हमने जाना। और साथ ही साथ मगध का जो मगध एम्पायर है, 16 महाजनपद से सबसे पावरफुल जो एम्पायर बना, सबसे पावरफुल जो जनपद महाजनपद बना मगध, उसके बारे में भी जाना कि कैसे छोटा सा मगध विशाल भारतवर्ष का रूप लिया। उसके बारे में भी हमने जाना कि कौन कौन से कैसे कारण थे, जैसे कि मगध की जियोग्राफिकल लोकेशन है, साथ ही साथ मगध का जो एरिया है वो कैसे बड़ा, उत्सव के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब देखते हैं कि जो मगध में पहले तो बिंदुसार और अजातशत्रु के जो हरियंग डायनेस्टी, उसके बाद जो नंद राजवंश आया, और नंद राजवंश के बाद जो कोई सबसे बड़ा जो एम्पायर बना इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो कि पान इंडिया कवर करता था। साथ ही साथ ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ जो हिस्से है वो भी इसमें, और अफगानिस्तान के हिस्से भी मौर्य एम्पायर में आते थे। तो मौर्य एम्पायर है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम इस मौर्य एम्पायर के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि जो ओरिजिन और फाउंडेशन है वो क्या है। साथ ही साथ चाणक्य और उसका जो अर्थशास्त्र है उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मौर्य एम्पायर। साथ ही साथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें, तो उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य एम्पायर है, मौर्यन जो हिस्ट्री है उसका हमारे इतिहास के ऊपर कितना प्रभाव है, कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, साथ ही साथ हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उस पर मौर्य एम्पायर का कितना प्रभाव रहा है, उसके बारे में देखेंगे। मौर्यन एम्पायर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इनको ही सबसे पहली जो ऐतिहासिक जो राजवंश है, हिस्टोरिकल डायनेस्टी है, वो कहा जाता है कि उन्होंने ही पान इंडिया पर रूल किया। इंडिया है इन जो मौर्यंस है उसी के तहत जो इंडिया है उसकी यूनिटी भी हुई, तो इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो मौर्यंस है यहाँ पर गलत लिखा गया, लेकिन ये मौर्यंस है। और साथ ही साथ जो मौर्य एम्पायर है
उसके राइज के साथ साथ उसके उद्भव के साथ साथ ही हमारी जो पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री है इंडिया की, उसकी शुरुआत होती है। तो इसीलिए भी जो मौर्य एम्पायर है वो हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के दौर में जो भारतवर्ष है उसने पॉलिटिकल यूनिटी किया है उसके बारे में जाना। मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ही थे जिन्होंने पूरे के पूरे भारतवर्ष को एक ही एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही शासन के नीचे लाया। और सबसे पहले ही जो यूनिटी है, जो कि एक मौर्यंस के अंडर ही पूरा का पूरा जो भारतवर्ष है वो, और साथ ही साथ अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल के कुछ कुछ जो एरिया है, ये भी सब है वो मौर्य एम्पायर में आते थे। तो इससे पता चलता है कि मौर्य एम्पायर कितना बड़ा था। और साथ ही साथ मौर्य एम्पायर हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले क्या होता था कि जो जनपद काल था, महाजनपद काल था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी अलग थी, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो थोड़ी बहुत डिसेंट्रलाइज भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्राम है, साथ ही साथ ऐसे छोटे छोटे जो, जैसे कि हम म्यूनिसिपालिटी अभी जो देखते हैं, इसी तरह की जन सिस्टम है वो जनपद में रही थी। लेकिन मौर्य एम्पायर ने क्या किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूनिफॉर्म सिस्टम है, यानी कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि अभी हम देखते हैं, अभी की जो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो राजतंत्र है, वो शायद मौर्य एम्पायर से ही थोड़ा बहुत प्रभावित है, उससे ही लिया गया है। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी ही काल में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ही उद्भव हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ, साथ ही साथ पर्शियन इन्वेजन, अलेक्जेंडर का इन्वेजन और मौर्यंस का सेल्यूकस निकेतर के साथ जो लड़ाई हुई और उसमें जो डिप्लोमेसी हुई, इससे हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसका भी उद्भव हम कह सकते हैं। साथ ही साथ जो स्वतंत्रता के बाद जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है उसमें भी मौर्यन फॉरेन पॉलिसी का काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा है। जवाहरलाल नेहरू खुद सम्राट अशोक से काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए ही उनकी जो फॉरेन पॉलिसी कुछ शांतिलक्षी फॉरेन पॉलिसी है, खुद को वो पेसिफिस्ट मानते थे। और ऐसी उनकी जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की जो फॉरेन पॉलिसी है, यह सब इन मौर्य एम्पायर की फॉरेन पॉलिसी है ली गई है। साथ ही साथ इस दौर की सबसे बड़ी कोई जो इन्वेंशन हम मानेंगे तो है वो है स्टेट क्राफ्ट। जो स्टेट क्राफ्ट है उसमें चाणक्य ने अपनी किताब जो अर्थशास्त्र है, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे राज्य चलाया जाए, राज्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, ये सब इस मौर्य एम्पायर के दौरान ही सबका उद्भव हुआ है। साथ ही साथ जो ये मौर्य एम्पायर है उसमें उसका बेसिक फीचर क्या है, सोशल स्ट्रक्चर और जो वर्ण और कास्ट सिस्टम, और साथ ही साथ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी और स्टेट है उसका जो इमर्जेंस है, ये सब मौर्य एम्पायर के दौरान ही हुआ है। तो इसीलिए भी जो मौर्य एम्पायर है वो इंडियन हिस्ट्री में काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि जो मौर्य एम्पायर के जो स्रोत है उसकी हिस्ट्री जानने के लिए जो सोर्सेस है, उसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो लिटरेरी सोर्सेस है उसमें जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें पहला आता है जातक। ये जो जातक है वो उस वक्त की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही है बुद्धिस्ट पीरियड में, और बुद्धिज्म कैसा रहा है, ये सब है वो मौर्य एम्पायर में कैसा रहा होगा, ये सब इन जातक्स में लिखा गया है। साथ ही साथ जो दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जो दीघ निकाय, क्योंकि जो बुद्धिस्ट आइडिया है और जो तब की जो पॉलिटी रही उस पर जो बुद्धिस्ट आइडिया है उनका कितना प्रभाव रहा, ये सब इन दीघ निकाय में लिखा गया है। और साथ ही साथ और अशोका और ये जो महावंश और दीपवंश जो कि सिलोन के कैनोनिकल टेक्स्ट के रूप में जाने जाते हैं, इन सब में लिखा गया है कि जो अशोक का जो धम्म के प्रचार का जो आइडिया है उसने कैसे किया, ये सब ये इस दीपवंश और महावंश किताब में लिखा गया है। साथ ही साथ जो जैन सोर्सेस है जैसे कल्पसूत्र है, इसके बाद परिशिष्ट पर्व और
भद्रबाहु चरित्र, ये सब है। उसमें लाइफ और चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर उसकी लाइफ और उनकी अचीवमेंट्स एक्टिविटीज कैसे रही है उसके बारे में इन सब कल्पसूत्र और ये परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित्र है उसमें लिखा गया है। और दूसरी किताब देखे तो जो जो पुराण है उसमें भी जो वेरियस पुराण है उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा गया है। जैसे कि जो एक किताब में लिखा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ये जो धनानंद है उसका वध किया, उसको ओवरथ्रो किया, ये एक पुराण में लिखा गया है। साथ ही साथ विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृत किताब है जो कि मौर्यन जो हिस्ट्रियोग्राफी है उसके ऊपर एक लाइट डालती है। साथ ही साथ देखे तो जो अर्थशास्त्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है, क्योंकि इसी में ही जो सोशियल लाइफ कंडीशन, साथ ही साथ इकोनॉमिक कंडीशन और एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, ये सब इस अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई है उसमें लिखा गया है। और साथ ही साथ जो दूसरी जो देखे तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है, मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य है उसमें सेल्यूकस का जो ग्रीक एलची था, ग्रीक एनवॉय था, पॉलिटिकल डिप्लोमेट था, उसने ये इंडिका लिखी है। उसमें भी उसने काफी ऐसी जो उस वक्त की जो कंडीशन है उसके बारे में लिखा है। और साथ ही साथ जो दूसरे सोर्सेस है उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में मेनली अशोका के जो एडिक्ट्स है, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और केव इंस्क्रिप्शंस है, वो भी सर मौर्य एम्पायर की हिस्ट्री को जानने के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि जो नंद एम्पायर है उसके बारे में हमने जाना, लेकिन थोड़ा बहुत उसके ऊपर एक जो छोटा सा ओवरव्यू है वो ले लेते हैं। जो नंद राजवंश है उसकी नींव किसने रखी थी? महापद्मानंद जो कि हरियंग जो डायनेस्टी है, शिशुनाग डायनेस्टी है, उसके बाद की जो डायनेस्टी है वो हम नंद डायनेस्टी, उसका फाउंडर है महापद्मानंद है। उसने ही नंद राजवंश की नींव रखी। साथ ही साथ जो छोटा सा मगध एम्पायर है उसको एक बड़े साम्राज्य में इस नंद ने ही, जो महापद्मानंद है, उन्होंने ही फैलाया है। और नंद राजवंश को ही इंडिया का फर्स्ट एम्पायर बिल्डर राजवंश ही कहा जाता है, क्योंकि इसी वंश के दौरान जो महापद्मानंद साथ ही साथ जो तनानंद है उन्होंने क्या की कि आजू बाजू के जो छोटे छोटे जो महाजनपद थे उनको जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाया और एक बड़ा जो मगध साम्राज्य कहलाता था, जो मगध साम्राज्य ही कहलाता था। और उसके बाद जो मौर्य एम्पायर जिसके ऊपर ही खड़ा हुआ, बड़ा हुआ कह सकते, वो था मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर का फाउंडर किसे कहा जाता है? नंद एम्पायर है उसको कहा जाता है। और जो नंद है, नंद एम्पायर की जो आर्मी है वो भी काफी बड़ी थी, जिसमें क्लासिकल जो राइटर्स है उन्होंने लिखा है कि नंद के पास 2 लाख से ज्यादा इन्फेंट्री, 20,000 से ज्यादा कैवलरी, 20,000 से ज्यादा वॉर चैरियट्स और 3,000 से ज्यादा जो वॉर एलिफेंट्स है वो थे। तो इसीलिए ही जब अलेक्जेंडर ने इस पार्ट के यहाँ तक तो आ गया, लेकिन उसकी हिम्मत यहाँ पर आने की ना हुई। क्योंकि सबसे बड़ा डर था नंद एम्पायर का। उसने ये सब छोटे छोटे राज्य तो जीत लिए, लेकिन ये जो बड़ा साम्राज्य है वो जीत ना सका। तो ये भी उसकी डिफीट का, नंद की आर्मी है वो भी इसका रिट्रीट का बहुत ही बड़ा एक कारण है वो माना जाता है। और साथ ही साथ जो नंद एम्पायर है वो कितना बड़ा था कि जो बंगाल है उससे पंजाब तक, पंजाब के जो ईस्टर्न पार्ट है वहां तक ये फैला था। और साथ ही साथ जो विंध्य रेंज है साधन पार्ट में, विंध्य रेंज और नॉर्थन में ये जो हिमालयन फुटहिल्स ऑफ हिमालय है यहाँ तक ये फैला था। और धनानंद है वही इस डायनेस्टी का लास्ट राजा था, जो कि महापद्मानंद का 8 पुत्र में से एक था। और उसी को ओवरथ्रो करके चंद्रगुप्त मौर्य है जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। किसकी मदद से? विष्णुगुप्त, या फिर कहे तो चाणक्य। अब देखते हैं कि जो मौर्य है उसका एक ओरिजिन है, उसमें भी काफी कंट्रोवर्सी है। साथ ही साथ कोई
एक राय नहीं है कि मौर्य वंश है वो कौन थे, उनकी पहले की जो हिस्ट्री, इनकी एंसेस्ट्री क्या रही है। जैसे कि कहे तो जो बुद्धिस्ट किताबें है जैसे महावंश और महावंश जो टीका है उसमें लिखा गया है कि जो मौर्य राजवंश है वो शाक्य, जो कि बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, बुद्ध एक शाक्य ट्राइब के ही थे। वो कहते हैं कि जो मौर्य है वो शाक्य ट्राइब से ही बिलोंग करते थे। साथ ही साथ जो दिव्य दान किताब है उसमें लिखा गया है कि बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसका पुत्र, उसको क्षत्रिय के रूप में देखा गया है। और साथ ही साथ मूर्धाभिषिक्त और अनोइंटेड क्षत्रिय भी इसी किताब में उसको, ये जो दिव्य दान है उसमें इसी किताब में इसको क्षत्रिय और मूर्धाभिषिक्त और अनोइंटेड क्षत्रिय कहा गया है। और सब थियरी में सबसे ज्यादा कोई जो सेटिस्फैक्टरी जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है मौर्यन की ओरिजिन के बारे में, तो इन सब से यही निकलता है कि मौर्यंस है वो क्षत्रिय ही रहे होंगे। अब देखते हैं कि सबसे पहले जिसकी वजह से ये जो मगध, छोटा सा मगध एम्पायर सबसे बड़ा मौर्य एम्पायर बना, उसमें सबसे बड़ा जिनका योगदान रहा है वो है चाणक्य, जो कि तक्षशिला में कुछ लोग मानते हैं कि वो तक्षशिला है वहाँ के ही रहने वाले थे, वहाँ के ही नेटिव थे। चाणक्य उनका जो ओरिजिनल नाम है वो विष्णुगुप्त है, लेकिन उनके पिता चाणक्य मुनि के नाम पर उनको चाणक्य कहा जाता है। तब जब वो तक्षशिला में रहते थे तब तक्षशिला के आसपास जो एक्टिविटीज होती थी उसमें क्या होता था कि ये तक्षशिला के आसपास के जो गांधार है, कंबोज है और आबिर जैसे जो छोटे छोटे जो प्रिंसिपालिटी और छोटे छोटे स्टेट्स है वो अनडिवाइडेड थे, यूनाइट नहीं थे। तो इससे क्या होता था कि पर्शियंस और ग्रीक जैसे जो लोग हैं वो हम पर हमला करते थे, इन्वेड करते थे। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि द अर्थ लॉन्ग हेरेस्ड बाय आउटलैंडर्स नाउ टर्न फॉर प्रोटेक्शन एंड रेफ्यूज। इसी के तौर पर वो जो धनानंद है उसके पास कहा जाता है कि इसीलिए वो इंडिया को यूनाइट करने के लिए और साथ ही साथ ये जो विदेशी आक्रमण ना हो सके, फॉरेन इन्वेजन ना हो सके, इसलिए वो धनानंद के पास गए थे। लेकिन कथा के जो एंशियंट टेक्स्ट है उनके अनुसार वहाँ उनका अपमान होता है। धनानंद के दरबार में जो उनका मंत्री है धनानंद और उनका जो मंत्री है सक्टार, वो दोनों इसका बुरी तरह से अपमान करते हैं और वो वहां से चले आते हैं और उनका मिलन होता है चाणक्य, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त है उससे उनकी भेंट है वो होती है और उसमें वो देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त है उसमें कैपेबिलिटी है कि जो यही इंडिया को यूनाइट कर सकता है। तो वो चंद्रगुप्त को तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वहाँ वो ले गए और साथ ही साथ उन्होंने चंद्रगुप्त को वहाँ पढ़ाया। साथ वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ही नहीं थे, साथ ही साथ जो इकोनॉमिस्ट है और डिप्लोमेट और सक्सेसफुल वॉर स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। तो उन्होंने ही ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको ही ये सब वॉर स्ट्रेटेजी और ये जो सब है वो वहाँ से ही उन्होंने सिखाया था, क्योंकि चंद्रगुप्त है कुछ टेक्स्ट के अनुसार जो वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे। और उनकी जो मोस्ट फेमस जो किताब है उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थ यानी कि मटेरियल, यानी कि जो इकोनॉमी है, सोशल लाइफ है, इन सब का जो शास्त्र है उसको कहा गया है अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र है वो रियल पॉलिटिक्स और जो स्टेट क्राफ्ट है उसके ऊपर बेस्ड था। और कौटिल्य जो कि चाणक्य का ही एक पेन नेम था, उसी के नाम पर ये जो कौटिल्य नाम है वो काफी ऐसी जो किताब है उसमें भी मेंशन किया गया है। और जो विशाखादत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें भी चाणक्य को कभी कौटिल या कभी विष्णुगुप्त इस नाम से उनको संबोधित किया गया है। तो इस अर्थशास्त्र किताब है उसमें
ये सब बातें लिखी गई है। और अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें रियल पॉलिटी के ऊपर ज्यादा भार दिया गया है। वो एक जो दूसरी जो किताब है जो कि रियल पॉलिटी को उसमें ज्यादा अहमियत दी गई है वो है निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस। लेकिन उन दोनों की जो कंपैरिजन वो देखे तो मैक्स वेबर की ही भाषा में कहूँ तो मैकियावेली की द प्रिंस है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सामने हार्मलेस लगती है। इन दोनों का एक कंपैरिजन देखते हैं कि जो मैकियावेली और कौटिल्य दोनों ही है वो राष्ट्र यानी कि जो स्टेट है उसको सब कुछ समझते हैं, स्टेट को ही वो सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन कौटिल्य है उसकी जो उन दोनों का मेन डिफरेंस में देखे तो कौटिल्य राजा को कभी डेस्पोट नहीं बनने देता। राजा को कहता है कि तुम कभी भी डेस्पोट ना बनो, तुम कभी भी अप्रिय ना हो। लेकिन जो मैकियावेली है वो कहता है कि आप प्रजा आपसे प्रेम करे या प्रजा आपसे डरे तो उसमें आपको प्रजा आपसे डर के ही रहने चाहिए, उसको ही आपको चुनना है। आप अपने राज्य को बचाने के लिए डेस्पोट भी बन सकते हैं। तो ये मैकियावेली और चाणक्य इन दोनों में एक जो उनकी दोनों की विचारधारा है उसमें एक डिफरेंस ये भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये दोनों है वो अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी साधन वो चाहे नैतिक हो या अनैतिक उसका उपयोग करने पर ज्यादा भार देते हैं। और मैकियावेली और कौटिल्य दोनों का ही ये मानना है कि राजा का एकमात्र जो लक्ष्य है वो अपना काम है, अपना जो कार्य है वो पूरा करना ही होना चाहिए, चाहे वो उसके लिए उनको किसी भी प्रकार के जो साधन है नैतिक हो या अनैतिक उसका उपयोग करना पड़े। दोनों के दोनों है वो युद्ध को जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्र की नीति है उसका ही एक आवश्यक अंग है वो मानते थे। यानी कि युद्ध से ही आप अपनी देश की सीमा और अपने देश का जो प्रभाव है उसका विस्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ ये दोनों के दोनों ही स्टेट क्राफ्ट के माहिर माने जाते हैं। ये जो किताब है उसमें स्टेट क्राफ्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी ज्यादा भार दिया गया है। सोशल कंडीशन, पब्लिक लॉ ये सब भी इस किताब में ही लिखा गया है। उसके बारे में हम दूसरे पार्ट में डिस्कशन करेंगे कि जो चाणक्य है उसकी सप्तांग थियरी और साथ ही साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो मंडल थियरी है वो क्या है वो हम मौर्य एम्पायर का जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद आता है कि जो चाणक्य की जो किताब है उसके तहत जो मौर्य एम्पायर है वो 15 अधिकरण और जो उसको सेक्शन या फिर कहे तो अधिकरण उसमें डिवाइड किया गया था। साथ ही साथ ये 15 के 15 जो कि कह सकते हैं कि जो स्टेट है, प्रांत है वो परगनास में और इस सब डिवीजन में डिवाइड किया गया था। और इस किताब है उसमें 6000 से ज्यादा श्लोक है। ये सब चाणक्य के द्वारा ही उस वक्त की जो कंडीशन है उसके बारे में लिखा गया है। और ये किताब काफी सदियों से गुम हो गई थी, लेकिन 1909 में जब ये दुनिया के सामने आई, उनके जो रेडियो डिस्कवर्ड है वो किसने की थी, रुद्रपत्न शाम शास्त्री द्वारा। वो ओरिएंटल लाइब्रेरी ऑफ मैसूर के लाइब्रेरियन थे और उन्होंने ही इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तब दुनिया को पता चला कि मैकियावेली के पहले से ही स्टेट क्राफ्ट है, पब्लिक पॉलिसी है, ये सब दुनिया में मौजूद था। इंडिया में तो ये यीशु के जन्म से पहले से ही ये सब जो बातें हैं, स्टेट क्राफ्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लॉ, फॉरेन पॉलिसी, वॉर स्ट्रेटेजी, ये सब पहले से ही मौजूद थी। अब देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बारे में देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास क्या रहा है। जो महावंश टीका है उसके मुताबिक ही चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य थे। वो मौर्य एक जो क्लैन है उसी के सरदार का एक जो पुत्र है उसका महावंश टीका के अनुसार ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य क्लैन के सरदार है, उसी का ही पुत्र है।
और कौटिल्य द्वारा ही बहुत ही छोटी सी एज में उनको तक्षशिला ले जाया गया और वहाँ ही उनको एजुकेशन और ये जो पूरे के पूरे स्ट्रेटेजी है ये सब, और साथ ही साथ कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही कौटिल्य द्वारा उसको सीखा गया। और साथ ही साथ कौटिल्य के पहले ही जो ग्रीक जो हिस्टोरियन है जैसे प्लूटार्क और जस्टिन, उन्होंने ही चंद्रगुप्त को अपनी किताब में मेंशन किया गया है। लेकिन जो सेंड्रोकोटस जो ग्रीक कहते थे वो तो ये जो युद्ध हुआ सेल्यूकस के साथ, जो युद्ध हुआ उसके बाद ही उनको सेंड्रोकोटस कहा गया है। तब क्या हुआ था कि जो अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड किया, नॉर्थन वेस्ट पार्ट में इन्वेड किया इंडिया के, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट वो ग्रीक्स द्वारा ही कंट्रोल किया गया था। तो जब चाणक्य ने ही इसको लिबरेट करानी चाहिए तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने क्या करा कि सबसे पहले उसने सिंध है उसको ही पहले कैप्चर किया। उसके बाद ही जो पंजाब प्रांत है वहां पर उसने अपनी अथॉरिटी स्थापित की, अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित किया। पंजाब को उसने जीता और साथ ही साथ उसने यूडेमस और पैथिन जो कि नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट है उसको 316 बीसी तक वो रूल करते थे, उनको हराया और ये जो सब एरिया है वो अपने साम्राज्य में मिला लिया। और उसके साथ ही साथ अब उसने क्या करा कि उसका अगला जो लक्ष्य था वो था मगध एम्पायर के ऊपर कब्जा। तो इसी के तौर पर उसने क्या करा कि चंद्रगुप्त ने और चाणक्य ने अपनी स्ट्रेटेजी से मगध एम्पायर पाटलिपुत्र में रिवोल्ट कराया और साथ ही साथ उन्होंने ही वहां पर अटैक किया और धनानंद को डिपोज, जो कि धनानंद को अग्रांश भी कहा जाता है, उसको डिपोज कर दिया और वहां पर अपना जो प्रभुत्व है, शासन है वो स्थापित किया और पाटलिपुत्र की गद्दी के ऊपर वो बैठ गया। और साथ ही साथ पंजाब, सिंध और मगध की कॉन्क्वेस्ट के बाद चंद्रगुप्त है वो पूरे के पूरे इंडो गैंगेटिक जो रीजन है, आप देख सकते हैं कि जो मगध एम्पायर है वो भी पूरा उसने ले लिया। तो उसका जो एम्पायर है पूरे के पूरे जो इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है और साथ ही साथ जो हिंदू कुश पर्वतमाला है वहां पर उसका जो साम्राज्य है वहां तक फैला गया। और साथ ही साथ उसने उसकी जो बाउंड्रीज है वो अभी क्या जो इंडिया है उससे काफी बाहर थी। जैसे कि देखे तो ये सब पार्ट कुछ जो ईरान का पार्ट है, यहाँ पर अफगानिस्तान का पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो पाकिस्तान है, नेपाल का एरिया, बांग्लादेश, ये सब जो एरिया है वो चंद्रगुप्त द्वारा ही ये जीता गया था। और उनकी सबसे बड़ी जो कोई लड़ाई मानी जाती है तो वो 305 बीसी में चंद्रगुप्त है उसने सेल्यूकस निकेतर, जो कि सिकंदर का एक मोस्ट पावरफुल जनरल था, जो कि इंडिया के जो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट है उसको वो ही कंट्रोल करता था, ये पूरा का पूरा सेल्यूसिड एम्पायर का ही पार्ट था। तो उसको हराने के लिए 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेतर के साथ लड़ाई की, युद्ध किया। लेकिन इस युद्ध है उसकी कोई डिटेल्ड नहीं लिखी गई है, लेकिन जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच की जो संधि हुई है उसके बारे में लिखा गया है कि ये जो लड़ाई हुई है उसमें सेल्यूकस की हार हुई है और उसने आर्कोसिया यानी कि जो कंदहार जो पहले गांधार कहलाता था वो पार्ट है, यहाँ पर का जो पार्ट है वो सब, साथ ही साथ जो पेरोपानिसा यानी कि जो काबुल है वो वाला एरिया और हेरात और ये जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया है ये सब चंद्रगुप्त को ही दे दिया। इसी से हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त की आर्मी है वो कितनी पावरफुल रही होगी। इसी से ही उसने पहले सबसे बड़ी आर्मी वाला नंद एम्पायर वाला जो धनानंद था उसको डिफीट किया और इसी की आर्मी की वजह से जो सेल्यूकस निकेटर, जो कि ग्रीक का एक मोस्ट पावरफुल एम्परर था, राजा था, सरदार था और साथ ही साथ एक मिलिट्री कमांडर भी था, उसने ही अलेक्जेंडर सिकंदर के साथ काफी लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको ही डिफीट कर दिया और ये जो सब पार्ट है वो अपने एम्पायर में मिला लिए। और जो संधि हुई उसके मुताबिक ये पार्ट तो दिए, साथ ही साथ चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की जो बेटी थी उसके साथ विवाह किया और बदले में उसने 500 वॉर एलिफेंट्स
दिए, ये सब इस क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें मेंशन किए गए हैं। और साथ ही साथ सेल्यूकस ने मेगास्थनीस के रूप में एक अपना डिप्लोमेट, अपना जो एनवॉय है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र के दरबार में भेजा। वहां पर उसने ये इंडिका किताब लिखे है, लेकिन जो ये इंडिका है वो अभी नाश प्राय हो गई है, अभी अवेलेबल नहीं है। और साथ ही साथ उसने सेल्यूकस निकेटर्स के साथ जो लड़ाई हुई उससे नॉर्थ वेस्ट पास तो कवर किया, साथ ही साथ सौराष्ट्र है उसको भी उसने एनेक्स किया। ये रुद्रदामन का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा गया है। और साथ ही साथ अवंती, उसका जो मगध का काफी सालों से वो एक राइवल रहा है, उसको ही, अवंती को ही उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने एनेक्स कर लिया। और उज्जैन है वो एक मौर्य एम्पायर का कहे तो एक उसका जो स्टेट कैपिटल भी आप कह सकते हैं। उज्जैन एक स्टेट था तो उसका कैपिटल, अवंती एक स्टेट था मौर्य एम्पायर का तो उज्जैन उसका एक स्टेट कैपिटल बन गया था। और साथ ही साथ जो अशोक की जो एडिक्ट है सोपारा कोंकण रीजन में महाराष्ट्र में, वो ही उसे ही चलता है, पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसने महाराष्ट्र के कुछ जो एरिया है वो भी जीते होंगे। और साथ ही साथ उनका जो एम्पायर इतना बड़ा था कि जो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट है पर्शिया की तक, पर्शिया की बॉर्डर के पास का जो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट है, और साथ ही साथ वहां से लेकर मगध और बंगाल तक उसका राज्य था। और साथ ही साथ वेस्ट में देखे तो सौराष्ट्र के साथ उनकी बाउंड्री छूती थी, और साउथ में देखे तो चित्तलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट मैसूर और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, ये सब उसके राज्य के अंतर्गत ही आते थे। और इसका मोस्ट पावरफुल और सबसे भव्य पाटनगर था पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र के बारे में भी जो क्लासिकल टेक्स्ट है और साथ ही साथ जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसके कुछ जो अवशेष बचे हैं उसमें भी पाटलिपुत्र के बारे में काफी लिखा गया है। तो एक बार देख लेते हैं कि उसका एम्पायर नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट से बंगाल तक और साथ ही साथ सदर्न पार्ट से नॉर्दर्न हिमालय तक उसका जो साम्राज्य है वो फैला था। और साथ ही साथ एक बड़े साम्राज्य के बनने के बाद उसने क्या करा कि उसका जो पुत्र था बिंदुसार, उसके लिए अपने गद्दी है वो छोड़ दी। और साथ ही साथ वो पहले तो उसके रिलीजन के बारे में पता नहीं था, लेकिन भद्रबाहु के प्रभाव में आके वो एक जैन संत बन गया, जैनिज्म उसने अंगीकार कर लिया। और आखिरी जो साल है, अपने जीवन के आखिरी साल है, वो कर्नाटका के जो श्रवण बेलगोड़ा है वहां पर ही उसने अपने आखिरी लेटर लाइफ है वहां पर ही उसने स्पेंड की। और कहा यह भी जाता है कि उसकी मृत्यु संथारा जो रिचुअल है उसी से ही, जैनिज्म की एक ये जो रिचुअल है उसी से ही उसकी मृत्यु हुई ऐसा माना जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने ही पूरे के पूरे जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है उसने पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट, साथ ही साथ ईस्टर्न पार्ट और वेस्ट साइड में भी इंडिया के बाहर अभी का जो इंडिया है उसके बाहर के भी पार्ट है उसने एक बड़े साम्राज्य के रूप में फैलाया। और इस साम्राज्य को एक सिस्टम में तब्दील कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाई गई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। तो ये सब है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही किया गया है। अब देखते हैं कि जो बिंदुसार है उसके बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है उसका नाम था बिंदुसार, और उसको अमित्रघात भी कहा गया है। काफी ऐसी यानी कि जो मीनिंग उसका जो अर्थ होता है स्लेयर ऑफ मीनिंग एनिमीज, ये ग्रीक्स उसको अमित्रघात भी कहते थे। और उसका जो राज्यकाल है वो 298 से 273 बीसी तक रहा है। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसने जो एरिया एनेक्स नहीं किए थे तो ये सब एरिया है वो मैसूर तक का जो एरिया है वो शायद उसी ने ही किया होगा। और उसका कार्यकाल तो उसमें बहुत ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, उसके बारे में भी कोई ऐसे जो टेक्स्ट है कैनोनिकल टेक्स्ट, साथ ही साथ कोई पुराण या फिर कोई दूसरे टाइप्स के जो एंशिएंट टेक्स्ट है उस पर बहुत ज्यादा मेंशन तो नहीं किया है।
लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को भी संभालना एक बहुत ही बड़ी आप उपलब्धि भी कह सकते हैं। आप बिंदुसार को एक वीकफुल मोनार्क नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो साम्राज्य है वो बहुत ही बड़ा था। साथ ही साथ कुछ उसने पार्ट है वो भी जोड़े थे, और सबसे बड़ा उसमें खाली वाला जो एरिया है वो है ये कलिंग। उसको बाद में उसके पुत्र ने ही एनेक्स कर लिया, ये भी हम आगे देखेंगे। अब उसका जो पहले जो सिलिकस निकेटर था, उसके बाद उसका सक्सेसर बना एंटिकस फर्स्ट। एंटिकस फर्स्ट सोतर, जो कि सीरिया का राजा था, उसने भी मेगास्थनीस को जैसे निकेतर ने भेजा था वही डायमेकस को ग्रीक एम्बेसडर के तौर पर, ग्रीक एनवॉय के तौर पर बिंदुसार मौर्य के राज्य बिंदुसार मौर्य के कोर्ट में उसने भेजा। और साथ ही साथ ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि बिंदुसार है उसने ही अपने पुत्र अशोक को पहले उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर बनाया। उस कुछ टेक्स्ट के मुताबिक तक्षशिला है उसमें रिवोल्ट हो गया था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की वजह से जो रिवोल्ट हो गया था उसको अशोक ने ही पूरा का पूरा दबा दिया गया था। तो बिंदुसार है उसका साम्राज्य आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा था। ये ही उसी की उपलब्धि है कि उसके पिता द्वारा इतना बड़ा जो साम्राज्य बनाया गया वो उसने अच्छी तरह से संभाला, और कुछ जो चेंजेस है वो भी बिंदुसार ने ही किए हैं। अब देखते हैं कि जो जिसे भारत का सबसे महान राजा कहा गया है, सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, ग्रैंडसन। वो भारत के इतिहास के साथ साथ ही विश्व इतिहास में जितने भी राजा रहे हैं उसमें भी सबसे महान राजाओं में से एक है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में पहले एक जो H.G. वेल्स द्वारा एक कहा गया है उसके बारे में देखते हैं कि जो Ashoka word for real need of man amidst tens thousands of names of monarchs that crowd the columns of history. The name of Ashoka shines and almost shines alone a star। यानी कि अभी तक मानव के इतिहास में काफी ऐसे जो राजा हुए हैं, राजा महाराजा सम्राट ये सब हुए हैं, वो सब तारों की तरह चमके हैं, लेकिन अशोक है वो सबसे चमकदार तारा है, वो अकेला ही ऐसा जो तारा है वो सबसे चमकदार है। क्योंकि वोल्गा टू जापान हिज नेम इज स्टिल होनर्ड, ये बुद्धिज्म के उसने जो बुद्धिज्म फैलाया है उसके लिए भी ये कोट है, कहा गया ऐसा कह सकते हैं। मोर लिविंग मैन चेरिश हिज मेमोरी टुडे देन एवर हर्ड द नेम ऑफ कॉन्स्टेंटाइन और चार्लेमैन। यानी कि जो लोग हैं वो चार्लेमेन और कॉन्स्टेंटाइन की तरह जो अशोक को याद कर अपनी काफी खुश होते हैं। अब देखते हैं कि अशोक की जो पहली लाइफ है उसके बारे में देखते हैं कि वो अशोक है वो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि वो उज्जैन में मौर्य जो एम्पायर है उसका जो पार्ट है उज्जैन, उसका स्टेट कैपिटल जो अवंती उसका जो पार्ट है, उसका जो राज्य है उसका कैपिटल है उज्जैन। वहाँ पर एज ए वाइसरॉय एज ए गवर्नर है वो वहाँ पर बिंदुसार द्वारा भेजा गया था। लेकिन जब उसके पिता की जो मृत्यु हुई तब भी वो वहाँ ही था। तो उसके पिता की मृत्यु के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ सत्ता के लिए, तो इसी से ही उसके पिता की मृत्यु के बाद 4 साल ये जो सिविल वॉर जैसी परिस्थिति रही है, और इसी से ही जो जो थ्रोन के लिए जो खून बहा है उससे 4 साल तक की देरी भी कह सकते हैं। और दीपवंश और महावंश में भी कहा गया है कि अशोक है उसने ये जो पावर है उसके भाइयों की हत्या के बाद ही की है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन है वो इंडिकेट करते हैं कि उसके कुछ भाई है उसको गवर्नर के रूप में, जैसे कि तक्षशिला है, तोसाली है और उज्जैन है, इस सब जगह पर उसके जो भाई है उनको भेजा गया है। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं कि पहले कुछ किताबों में लिखा गया है कि अशोक ने अपने सारे के सारे जो भाइयों है उसको मारकर ही वो थ्रोन के ऊपर आया था, शायद इसीलिए ही उसको चंड अशोक भी कहा जाता था। और उसके बाद उसने
जो सम्राट अशोक है उसने 273 बीसी में ही जो पावागढ़ मगध है उसकी गद्दी पर वो बैठ गया और उसे देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था। और इंडिया की हिस्ट्री में वो सबसे महान साम्राज्य महान सम्राटों में से एक है। इंडिया की हिस्ट्री में जो जो ग्रेटेस्ट कहा गया है, जिसमें समुद्रगुप्त द ग्रेट और अकबर द ग्रेट और अशोक द ग्रेट ऐसे महान राजा हुआ में, लेकिन सबसे इसमें सबसे जो महान है वो सम्राट अशोक ही है। क्यों? क्योंकि जो आप एम्पायर की जो एक्सपांशन देखें तो वो भी अभी तक जितने ही एम्पायर रहे, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर ही क्यों ना हो, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जो एम्पायर है उसके सामने ब्रिटिश एम्पायर, जो भारत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो मौर्यंस के अंडर इंडिया जितना यूनाइट था वो इसके बाद किसी की तरह कोई भी सम्राट उतने बड़े लैंड तक वो साम्राज्य नहीं फैला सके हैं। तो इसीलिए भी उसको ग्रेटेस्ट मोनार्क कह सकते हैं। साथ ही साथ जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, हमारा इंडिया का जो कल्चर है, उसने ही दूसरे देशों में उसको फैलाया है। हमारी जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसको दूसरे देशों को दिखाया है। दूसरे के देशों के साथ जो हमारे ट्रेड रिलेशन थे, सिल्क रूट के थ्रू जो रिलेशन थे, उसी से ही ये जो अशोक है उसने ही इन सबको फैला है। इसीलिए भी उसको ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। उसकी जो जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि उसके रेन के काफी सालों जो बाद है वो हुई थी, तो वो है कलिंग वॉर। पहले तो कलिंग वॉर के जो कॉज है उसमें देखते हैं। पहले जो ये कलिंग था, कलिंग वाला जो पार्ट है वो मगध एम्पायर का ही एक पार्ट था, जो धनानंद जब रूल करता था तब ये जो मगध एम्पायर का ही एक पार्ट था। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने रिवोल्ट कराया, साथ ही साथ नंद एम्पायर के ऊपर अटैक किया, तो जो ये कलिंग है, कलिंग साम्राज्य, उसने अपने आप को मगध एम्पायर से अलग कर लिया और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। और हाँ, प्लिनी ने दूसरा जो वजह है वो है आर्मी। प्लिनी ने कहा है कि जो कलिंग है उसके पास काफी बड़ी आर्मी थी, जिसमें 60,000 से ज्यादा जो सोल्जर है वो है, साथ ही साथ 2,000 से ज्यादा वॉर एलिफेंट और 3,000 से ज्यादा जो वॉर चैरियट्स है। तो इससे प्लिनी ने ये सब कहा है कि कलिंग के पास एक बहुत ही बड़ी आर्मी थी। तो अशोक ने ही कलिंग को एक खतरे के रूप में अपने साम्राज्य के लिए एक बहुत ही बड़े खतरे के रूप में देखा, तो इसीलिए भी उसने अटैक किया, ऐसा हम मान सकते हैं। साथ ही साथ जो कलिंग है वो यवद्वीप यानी कि जो जावा है उसको पहले यवद्वीप कहते थे। जावा और मलाया और सीलोन के साथ व्यापार करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सेंटर था, तो इसीलिए भी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इतनी ज़्यादा थी। साथ ही साथ वो उसका जो एरिया है, आज गंजम और पुरी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये सब कलिंग का ही एक पार्ट था। तो जो देखे तो मिनरल रिसोर्सेज के रूप से ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो इसीलिए भी उसने कलिंग है उसके ऊपर हमला किया। कब? उसके जो उसने जब गद्दी संभाली उसके 13वें साल में उसने कलिंग के ऊपर हमला किया। और उसका जो 13वां जो रॉक एडिक्ट है, यही इस कलिंग वॉर के बारे में सब पूरी की पूरी जो डिस्क्रिप्शन है और कैसी उस वक्त परिस्थिति रहेगी, कैसी क्यों उसने हमला किया, कैसे जीता, ये सब इस 13वें रॉक एडिक्ट में दिया गया है। उसके मुताबिक जो कलिंग वॉर हुई उसमें दोनों साइड भारी कैजुअल्टी हुई। इससे जो सम्राट अशोक है उसके हृदय में काफ़ी ग्लानि पैदा हुई और काफ़ी घृणा हुई। तो उसने क्या किया कि कलिंग वॉर के पास जो पहले उसकी जो पॉलिसी थी भेरी घोष, उसको उसने धम्म घोष के रूप में बदल दिया। यानी कि पहले वो वॉर को इम्पोर्टेंस देता था, अब वो रिलीजन धम्म यानी कि जो पीस है उसको ही इम्पोर्टेंस देगा। और साथ ही साथ इस 13वें एडिक्ट में कहा गया है कि अशोक ने जो ग्रीक किंग्स है, जैसे कि एंटीओक्स ऑफ सीरिया, टोलेमी ऑफ इजिप्ट, एंटीगोनस ऑफ मैसिडोनिया, मागस ऑफ साइरिन और एलेक्जेंडर ऑफ एपिरस, और साथ ही साथ चोला और पांड्या जो छोटे छोटे जो किंगडम थे, उनको ही अशोक ने अपना जो धम्म है उसी से ही उनका दिल जीता है। वहां पर उसका अपना जो धम्म है यानी कि जो बौद्ध धर्म है
वो वहां तक बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था, और इसे और अपना जो बौद्ध धर्म है वो इसी से ही फैला है। और अशोक ने इकोनॉमिक जो ट्रेड होती थी, जो व्यापार होता था, इसी से ही इन सब देशों के साथ जो धर्म है उसका प्रचार किया, बुद्ध धर्म है उसका प्रचार किया। शायद इसी से ही ये जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत से होकर जापान, चाइना और साथ ही साथ जो कोरिया है और साउथ ईस्ट एशियन के जो नेशन है, बुद्धिस्ट नेशन है, वो शायद इसी से ही जो ये जो अशोक है उसी से की जो उसने जो प्रयास किए हैं बुद्ध धर्म को फैलाने के, उसके प्रयास से ही इन सब जगहों पर ये जो बुद्ध धर्म है वो फैला है। तो उसने क्या किया कि उसकी जो पॉलिसी है उसमें भेरी घोष यानी कि जो युद्ध की जो नीति है, युद्ध नीति, उसको धम्म नीति में बदल दिया। पहले युद्ध विजय होता था, अब धर्म विजय होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जो आर्मी है, जो किसी भी एक राष्ट्र को बनाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसको उसने इम्पोर्टेंट देना बंद कर दिया। तो इसी के साथ जब अशोक की जो मृत्यु हुई, इसी के साथ ही कोई ऐसा पावरफुल रूलर ना रहा, और अशोक के मृत्यु के बाद कुछ समय में ही पूरा का पूरा जो मौर्य एम्पायर है वो डिक्लाइन कर गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बस बट गया। तो डिक्लाइन का ये भी एक कारण है, वो मान सकते हैं कि जो अशोक है उसने अपने शीर्ष वर्ष है, अपने जो शासन के जो आखिरी वर्ष है वो सिर्फ धर्मनीति में ही उसने, धर्मनीति के पाछड़ ही उसने अपना सारा का सारा जो ध्यान है वो दिया। तो ये भी एक जो डिक्लाइन है उसका कारण मान सकते हैं। तो मौर्य एम्पायर है वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमने मौर्य एम्पायर में जाना कि जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो क्या होती है, साथ ही साथ जो इकोनॉमी है, साथ ही साथ जो रिलीजन पॉलिसी है और फॉरेन पॉलिसी, स्टेट क्राफ्ट, ये सब हमने मौर्य एम्पायर का जो पीरियड है उसमें ही जाना। तो इसीलिए भी जो मौर्य एम्पायर है वो हमारी हिस्ट्री की पढ़ाई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। हम अगले पार्ट है उसमें देखेंगे कि जो मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा होगा, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशन कैसी रही होगी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही होगी, साथ ही साथ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और चाणक्य की जो सप्तांग थियरी और मंडल थियरी है उसके बारे में भी हम इस आगे आने वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें विस्तार से जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा।